एपिसोड के शुरुआत में चेंग अपने इन लॉज को नहीं बताते हैं कि योयो ने खाना खा लिया है, क्योंकि उसने उसे सच छुपाने का प्रॉमिस किया था। तभी जेन मॉम को समझा रहा था कि उन्हें योयो को जॉब पर जाने देना चाहिए। इस तरह अगर वो भूखी रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी। योयो की फिक्र तो मॉम को भी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब्रॉड से पढ़कर आने वाली उनकी बेटी को सिमेट्री का केयर टेकर बना दे। भले ही वो भूखी रहे या फिर कुछ भी करे, वो इस जॉब के लिए योयो का सपोर्ट नहीं करेगी। उनकी ये सारी बातें अपने रूम से योयो सुन रही थी। उसने तो फिर से जॉब पर जाने की उम्मीद ही खो दी थी। उसका अब घर में जरा भी मन नहीं लग रहा था, ना ही उसे नींद आ रही थी। उसे बार बार सिमेट्री की याद आ रही थी। दूसरी तरफ दामी और जियाओ चेंग के घर की बालकनी में मौजूद टॉयज देख रहे थे। उसकी बेटियों ने अपने टॉयज एक रैक पर सजाए हुए थे, इसलिए वो दोनों भी अपनी टॉयज बालकनी में मौजूद एक रैक में उस तरीके से सजाने लग जाते हैं जो चीज़ चेंग की दोनों बेटियां देखकर उन्हें कॉपी कैट बोलकर चिढ़ाने लग जाती हैं। जिसके बाद शुकाई और चेंग के बच्चे बालकनी में ही एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। किसी तरह उनके पेरेंट्स उन्हें संभाल कर घर के अंदर लेकर आते हैं। शुकाई के बच्चों से झगड़ा करने को लेकर चेंग अपनी बेटियों को समझाता है कि उन्हें अगर शुकाई के बच्चे पसंद ना हो तो उनके साथ वो ना खेले, लेकिन उनसे इस तरीके से झगड़ा ना करें। पर बच्चों के झगड़े को लेकर शुकाई जरा भी टेंशन नहीं ले रही थी, क्योंकि वो बच्चों के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। उन्हें अगर दोस्ती करनी होगी तो वो खुद कर लेंगे, वरना जबरदस्ती की दोस्ती में कोई भी इमोशंस नहीं होते। इस दौरान श्याओ शुकाई से उसकी और चेंग के रिश्ते के बारे में पूछती हैं। तब शुकाई के मुताबिक अब इस मिडिल एज के टाइम में उन्हें प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्ते के बारे में सोचना होगा, ताकि उनके रिश्ते से उनकी फैमिली और बच्चों पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसीलिए दोनों शादी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। इधर श्यान अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी कार के अंदर ही ड्रिंक कर रहा था, जिसके बाद वो उस केयर टेकर को कॉल करके अपनी मोहम का हालचाल पूछता है। उस टाइम तक केयर टेकर ने उसकी माँ को खाना खिलाकर सुला दिया था, इसलिए श्यान उसके काम से खुश होकर उसे कुछ टिप देता है, पर नशे की हालत में वो कुछ ज्यादा ही पैसे उसको दे देता है। वहीं जियाओ ने घर छोड़ने के लिए अपनी पूरी पैकिंग कर ली थी। घर में उसने अपनी एक भी चीज नहीं छोड़ी थी, ताकि श्यान को वो कभी भी याद ना आए और वो फिर से उसे परेशान नहीं करे। सिर्फ उसकी वेडिंग रिंग का ही उसे समझ नहीं आता, उसे वो घर में छोड़ दे या फिर अपनी बर्बाद शादी की याद में अपने पास रख ले। कुछ देर बाद फिर वो कैब बुलाकर अपना सामान लेकर घर से निकलने ही वाली थी। तभी श्यान घर आता है। जियाओ को सामान पैक करता हुआ देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब गुस्से में जियाओ उसे बोलती है कि अब से वो श्यान जैसे किसी फेक मर्द के साथ नहीं है, बल्कि किसी रियल मैन के साथ रहेगी। इस बात से श्यान का मेल ईगो हर्ट हो जाता है। वो अब जियाओ को जबरदस्ती रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिस दौरान जियाओ काफी ज्यादा रोती और चिल्लाती है, लेकिन श्यान को किसी भी बात का होश नहीं था। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो बीमारी थी वो एक्यूपंक्चर से ठीक हो चुकी है। उसी टाइम वो जियाओ को अपने सामने खून से लथपथ देखता है। वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी और वहीं पर बेहोश हो गई थी। श्यान अब उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके अंकल वांग को इस बारे में बता देता है। इस टाइम पर या होटल में थी और वो वांग का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, पर लगातार कॉल करने पर या उनका कॉल रिसीव करती है और तब उसे जियाओ के बारे में पता चलता है। जियाओ की प्रेगनेंसी में पहले से ही काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे और अब श्यान के उसके साथ ज़बरदस्ती करने से वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। या भले ही जियाओ से नफरत करती हो, लेकिन उसने उसको अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है, इसीलिए उसकी खबर मिलते ही वो हॉस्पिटल में आ जाती है। वहाँ पर पहले ही श्यान, जियाओ की मॉम और वांग मौजूद थे। जियाओ इस टाइम ऑपरेशन थिएटर में थी। उसका मिसकैरेज हो चुका था और उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। पता नहीं वो जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। गुस्से में वांग यहाँ पर श्यान को काफ़ी मारता पीटता है कि वांग ने कैसे जियाओ को अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है और आज उसी के साथ श्यान ने इतना घिनौना काम किया, वो भी उसका हस्बैंड होकर। इस पॉइंट पर श्यान उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाता। आखिर देता भी कैसे? वो भी अब यहाँ पर गुस्से में खुद ही को थप्पड़ मारने लग जाता है। श्यान को देखकर लग रहा था कि वो अपने इस काम से गिल्टी फील कर रहा है और अब सिर्फ वो जियाओ को जिंदा चाहता था। वहीं लिली आज बच्चों के साथ होती है। नया घर होने की वजह से बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो शुकाई को दूसरे रूम में जाकर सोने के लिए बोलती है। उसी टाइम शुकाई को चेंग का कॉल आता है और दोनों एक दूसरे की बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे को देखकर फोन पर बात करने लगते हैं। इस दौरान बातों ही बातों में चेंग शुकाई को अपने घर पर बुलाता है और दोनों एक साथ एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करने का प्लान करते हैं, जिसके बाद दोनों अच्छे से रेडी होने लग जाते हैं। चेंग तो 2 बार ब्रश करता है और नेल्स भी काटता है और शुकाई को देखकर लग रहा था जैसे वो परफ्यूम से नहा रही हो। शुकाई अब चुपके से चेंग के घर में आती है और दोनों बिना कोई आवाज़ किए बेडरूम के अंदर जाते हैं ताकि बच्चों की नींद ना खुले।
जिसके बाद दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। इधर पूरी रात हॉस्पिटल में वेट करने के बाद अगली सुबह जियाओ का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। वो जिंदा तो बच गई थी, लेकिन अब वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर श्यान टूट जाता है। वो जियाओ के बच्चे का मर्डर तो बना ही, साथ ही उसने जियाओ से माँ बनने का हक भी छीन लिया। दूसरी तरफ शुकाई ने तो सोचा था कि वो रात को थोड़ी देर सोने के बाद घर चली जाएगी, लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुली और अब चैंग की बेटियाँ उसे रूम के बाहर बुला रही थी। अगर उन्होंने दोनों को साथ में रूम में देखा तो वो हंगामा कर देती। इसीलिए चैंग अपनी बेटियों को ब्रश करने का बोलकर उन्हें बाथरूम में लेकर जाता है। उसी टाइम वो शुकाई को उसके घर भेज देता है। इस तरीके से वो चैंग की बेटियों की नज़र में नहीं आती, पर अपने घर के अंदर आते ही उसका सामना अपनी बेटी दामी से होता है, जो कि शुकाई के कपड़े देखकर शॉक थी। तब शुकाई उसे झूठ बोलती है कि वो तो जॉगिंग करने के लिए गई थी और दामी को वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम भेज देती है ताकि दामी उससे कोई सवाल ना पूछे। इस तरीके से शुकाई और चैंग ने अपनी पहली रोमांटिक नाइट सभी से छुपा ली थी। वहीं रान आज फिर से शियाओ के मैट्रिमोनी ऑफिस में उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए आता है, लेकिन उस टाइम जू वहां पर था और उसे फिर से रान के गे होने के बारे में गलतफहमी हो जाती है कि रान उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया है। पर उसकी गलतफहमी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि शियाओ के आते ही वो उसे अपने सारे प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो कि उसने शियाओ के नाम पर करा दिए थे वो दे देता है। उसके मुताबिक वो अपनी लाइफ में शियाओ का कंट्रोल चाहता है। आज से उसका जो भी है उन सब की मालकिन शियाओ है, वो सिर्फ उसका हस्बैंड बनना चाहता है। रान की ये बातें सुनकर शियाओ पिघल जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रान उसके लिए इतना सीरियस होगा कि अपनी पूरी लाइफ की कमाई उसके नाम कर देगा। और अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, दोनों फिर से कपल बन चुके थे। उनके इस रिश्ते से जू सबसे ज़्यादा खुश था। वहीं लान अपने हस्बैंड का प्यार और केयर अपनी तरफ देखकर काफ़ी इमोशनल होती है। अब तक उनके इस शादी के रिश्ते में झगड़े और आर्ग्यूमेंट ही हुए थे। लान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड उसकी बीमारी के टाइम पर उसके साथ खड़ा होगा, ऐसे हॉस्पिटल में उसकी केयर करेगा। सॉन्ग के मुताबिक वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, उसका हस्बैंड है। भले ही उनका शादी का रिश्ता ठीक ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ तो है ही और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उनकी ड्यूटी है। इधर जियाओ को होश आ चुका था, जिसके बाद शान उसके पास जाकर अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है। वो अब जियाओ के साथ रहना चाहता था, उनके रिश्ते को एक और चांस देना चाहता था। वो माँ नहीं बन पाई तो क्या हुआ, वो किसी भी तरीके से जियाओ की कस्टडी ले लेगा, फिर वो तीनों अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे। जियाओ सिर्फ उसे ही माँ बोलेगा और तीनों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। उन्हें कभी भी उनके बुरे पास्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। शान की ये सारी बातें सुनकर जियाओ उसके फेस को प्यार से टच करती है और बोलती है कि थैंक यू मेरे साथ ये सब करने के लिए। शान की इस घिनौने एक्ट की वजह से अब उसके दिल में उसके लिए ज़रा भी प्यार नहीं था। अब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज नहीं थी। शान ने जिस तरीके से उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसके बच्चे को मार डाला और उससे माँ बनने का हक छीन लिया, उस वजह से अब वो शान से नफरत करती हैं और उसे दूर जाना चाहती हैं। ये सुनकर शान बहुत रोता है। उसमें हिम्मत नहीं होती जियाओ को रोकने की कि आखिर किस हक से वो उसे रोकेगा। उसकी गलतियों ने जियाओ को अंदर से तोड़ दिया था, उनके रिश्ते के जैसे। वही रान और शियाओ ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। रान को डर था कि कहीं शियाओ का माइंड फिर से चेंज ना हो जाए, इसलिए उसने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। और यहाँ हाथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देखकर शियाओ को रियलाइज होता है कि अब वो मिडिल एज सिंगल वुमेन नहीं बल्कि मिडिल एज मैरिड वुमेन बन चुकी है। अभी अचानक से सडन चेंज शियाओ के लिए काफ़ी अजीब था, इसलिए वो अपने नए हस्बैंड रान को वहीं पर छोड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड शो से मिलने के लिए चली जाती हैं। रास्ते में शियाओ अपनी सडन शादी को लेकर डर के मारे रोने लगती हैं, तो कैब ड्राइवर को लगता है कि शियाओ को डिवोर्स हुआ होगा, इसलिए वो उसे कंफर्ट करते हैं। तभी शियाओ से बोलती है कि उसका डिवोर्स नहीं बल्कि शादी हुई है और अब उसे डर लग रहा है। उसे जल्दी से अपनी फ्रेंड शुकाई के पास जाना है। शादी को लेकर शुकाई का अजीब बिहेवियर देखकर कैब ड्राइवर भी डर जाता है। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं जो कि मिस्टर शेन के असिस्टेंट चाय से बात कर रहा था। वो अभी भी ये जानना चाहता था कि मिस्टर शेन उसे और उसके टीममेट्स को अपनी कंपनी में जॉब देने के बारे में सीरियस है या फिर नहीं। अगर वो एंड मोमेंट में अपना फैसला बदल देंगे तो वो और उसके टीममेट्स किस कंपनी में जाएंगे। उनके पास तो तब कहीं की भी जॉब नहीं रहेगी। तब चाय उसे कहती है
कि मिस्टर शेन अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, पर इस जॉब को पाने के लिए चेंग को कोई अच्छी डील उनकी कंपनी के लिए लानी होगी। इसके लिए चेंग तुरंत ही राजी हो जाते हैं। वैसे भी मिस्टर शेन उसे सैलरी के साथ बोनस और कमीशन भी ऑफर कर रहे थे। दूसरी तरफ बॉस ची देखती है कि चेंग की टीममेट्स ऑफिस का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता चल चुका है कि उनकी जॉब जाने वाली है। इस बारे में शी कंपनी एचआर से बात करने के लिए जाती है, जहां पर वो चाहती थी कि कम से कम चेंग और उसके टीममेट्स को उनके पहले के काम के लिए कमीशन और बोनस दिया जाए, नहीं तो जॉब से निकलने तक वो अभी पेंडिंग पड़ा काम भी नहीं करेंगे। पर देंग इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। वैसे भी ये डिसीजन कंपनी ओनर मिस्टर लू का है। उसकी ये बात सुनकर शी दिंग से उसे भी जॉब से निकलने के लिए बोल देती है। वैसे भी इस कंपनी में उसके हिसाब से एक भी चीज़ नहीं हो रही। वहीं श्याओ शुकाई के पास जाकर अपनी शादी के बारे में बोलती है, जो सुनकर शुकाई शॉक थी। कल तक तो वो रान से नफरत करती थी और आज अचानक से वो उसकी वाइफ बन गई। अब तो श्याओ को भी ऐसा फील हो रहा था कि रान ने उसे पैसे और प्रॉपर्टी दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया है। वो फिर से कॉलेज टाइम की तरह उस पर चीट करेगा। ये सुनकर शुकाई उसे समझाती है कि अगर रान ने उसके नाम पर अपनी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा कर दिया है तो वो उस पर कभी भी चीट नहीं करेगा। वो उसके लिए भी सीरियस है और उसे सच में प्यार करते हैं। अभी तो श्याओ को खुश होना चाहिए। वो सिर्फ मिडिल एज वुमेन नहीं बल्कि मिडिल एज रिच वुमेन बन चुकी है। वहीं बाहर जैन शुकाई के घर में आता है और आते ही लिली से बात करने और उसे इम्प्रेस करने के लिए किचन की लाइट को ठीक करने में लग जाते हैं। भले ही जैन की अपने घर की लाइट खराब पड़ी हो, उसे उनकी वाइफ खुद ठीक कर रही थी, पर जैन तो यहाँ पर लिली की हेल्प करने में लगा हुआ था। उन्हें ऐसे लिली की हेल्प करता हुआ देखकर चेंग शॉक था, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि जैन अपने घर में कोई काम नहीं करते और अपनी वाइफ की भी कोई हेल्प नहीं करते। इस बारे में अकेले में पूछने पर जैन का तो यही कहना था कि वो सिर्फ चेंग के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की आंटी लिली की मदद कर रहा है ताकि चेंग का इंप्रेशन अच्छा बने। जिनकी ये बातें सुनकर चेंग उन्हें छोड़कर शुकाई से बात करने का सोचता है, लेकिन उस टाइम शुकाई अपनी बेस्ट फ्रेंड श्याओ को शादी के टिप्स दे रही थी। उनकी ये सारी बातें चेंग और लिली बाहर से सुन रहे थे। तब लिली चेंग को समझाती है कि शुकाई ने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और पहले शादी से इतनी हर्ट हुई है कि अब वो लाइफ में प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना प्रेफर करती है। वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए चेंग उसे कभी हर्ट ना करे और उसका हमेशा साथ दे। चेंग को तो वैसे भी शुकाई का यही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेचर पसंद है, इसीलिए उसको शुकाई की हर छोटी छोटी बात पर प्यार आता है। अब यहाँ शुकाई श्याओ के साथ बिजी थी, इसीलिए चेंग वहीं पर रुककर उसका वेट करता है और इस दौरान चेंग अपने फादर इन लॉ को घर जाने के लिए बोलता है, नहीं तो उनकी वाइफ उन पर गुस्सा होगी। वैसे भी चेंग शुकाई के घर आया है, ये बात उनको नहीं पता है। चेंग की ये बात सुनकर वो तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लिली उन्हें कुछ फ्रूट्स घर ले जाने के लिए देती है, लेकिन चेंग उन्हें नहीं लेते, क्योंकि अगर उनकी वाइफ को पता चला कि लिली ने उन्हें फ्रूट्स दिए हैं तो वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। वहीं शियान जाओ के खून लगे कपड़े बदल देता है और वांग के मारने की वजह से उसके फेस पर जो चोट लगी थी उसे मेकअप से छुपा लेते हैं, क्योंकि वो लान को इन सब के बारे में पता नहीं चलने दे सकता था। शियान फिर लान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो डायरेक्टली उसे जाओ के बारे में पूछती है। वो अब जल्दी से जल्दी मरने से पहले जाओ का बच्चा यानी कि अपना ग्रैंड चाइल्ड देखना चाहती थी। साथ ही वो शियान को जाओ के साथ अच्छे से रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो तो हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी, पर उन दोनों को ही हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। अपनी मॉम की बातें सुनकर शियान काफ़ी इमोशनल होता है और उसने जाओ के साथ जो भी गलत किया था ये बोलने की उसकी हिम्मत तक नहीं होती। यहाँ पर उसके फादर सॉन्ग समझ जाते हैं कि शियान कोई तो बात छुपा रहे हैं, इसीलिए वो हॉस्पिटल बिल पे करने के बहाने शियान को बाहर लेकर जाते हैं। बाहर उन्हें शियान के फेस पर लगी चोट के बारे में पता चलता है। उनके पूछने पर वो बताता है कि वांग ने उसे मारा और अब जाओ के साथ उसका डिवोर्स होने वाला है, पर यहाँ पर उसने जाओ के साथ किया था और इस वजह से उसका मिसकैरेज हुआ। ये बात वो नहीं बताता। वहीं जाओ से उसकी माँ मिलने के लिए आती हैं। उसे सही सलामत देखकर वो काफ़ी खुश थी। उन्हें तो ऐसा लगा था जैसे वो जाओ को खो देगी, लेकिन वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हैं। अब वो अपने भाई वांग के साथ मिलकर किसी भी तरीके से शियान के साथ जाओ का डिवोर्स करवा देंगे और फिर दोनों माँ बेटी अब्रॉड चले जाएंगे। जाओ यहाँ पर अपनी मॉम की बात पर एग्री करती है। वैसे भी अब यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। वहीं शाओ लिली और चेंग को अपनी शादी की खबर देकर चली जाती है।
जिसके बाद चेंग लिली से परमिशन लेकर शुकाई को अपने घर पर लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर बहुत सी बातें डिस्कस करनी थी। इस दौरान शुकाई को शियान का कॉल आता है, पर वो उसका कॉल इग्नोर कर रही थी, लेकिन चेंग की रिक्वेस्ट करने पर वो उसका कॉल उठा लेती हैं। तब शियान उसे जियाओ को अपनी मॉम से मिलवाने की बात कहता है, लेकिन शियान ने पिछली बार जिस तरीके से उसकी परमिशन के बिना जियाओ को स्कूल से लेकर चला गया था और फिर उसे ऑलमोस्ट खो दिया था, उसके बाद वो भला जियाओ को उससे क्यों मिलने देगी। पर अगर शियान वो अपार्टमेंट उसके नाम कर देगा या फिर आधी प्रॉपर्टी एलिमनी के नाम पर उसे देगा, तब वो उसे जियाओ से मिलने देगी। पर शियान यहाँ उसकी इस डिमांड पर एग्री नहीं करता, तो शुकाई भी उसका कॉल कट कर देती है। लेकिन चेंग शुकाई को शियान के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने के लिए बोलता है। वैसे भी इस टाइम उसकी माँ बीमार है और बुरा पर्सन शियान है, तो शुकाई को बुरा बनने की जरूरत नहीं है। पर शुकाई तो सिर्फ उसे टेस्ट कर रही थी, अगर इस बहाने उसके हक की प्रॉपर्टी उसे मिल जाए तो क्या ही बुरा है। जिसके बाद हम हान की डॉग माओ को देखते हैं। वो अब भी गेट के पास बैठकर योयो का वेट कर रहा था। हान को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वो माओ को एडवाइस देता है कि अगर फ्यूचर में मेरी मौत हो जाए तो माओ योयो को फॉलो करे, उसके साथ ही रहे और उसकी हर बात माने। हान भी यहाँ पर योयो को काफ़ी मिस कर रहे थे, लेकिन जॉब में वापस ज्वाइन करने के लिए योयो की कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो अब भी उसके सिमेट्री में जॉब के खिलाफ थे। उन्हें तो सिर्फ यही डर था कि कहीं ऐसे भूखी रहकर योयो बीमार ना पड़ जाए। पर उन्हें क्या पता था वो छुप छुप कर अपने रूम में खाना खा रही है और जॉब के लिए उन्हें मनाने को लेकर खाना ना खाना सिर्फ उसका नाटक है। अचानक योयो के पेरेंट्स हान से मिलने का डिसाइड करते हैं ताकि उससे मिलकर वो कुछ पैसे दे और योयो को जॉब से निकालने को कहें। इस तरीके से योयो सिमेट्री जॉब पर वापस नहीं जा पाएगी। जिसके बाद दोनों हान से मिलने के लिए सिमेट्री की तरफ निकल जाते हैं। वहीं लान अपने ग्रैंडसन जियाओ से मिलने की जिद में खाना तक नहीं खा रही थी। तब शाओ से जियाओ को लेकर आने का प्रॉमिस करके हॉस्पिटल से निकल जाता है। तब जाकर लान खाना खाने को राजी होती हैं। पर जब शियान जियाओ को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है तो वहाँ से टीचर से पता चलता है कि जियाओ तो स्कूल छोड़कर जा चुका है और अब वो किस स्कूल में पढ़ता है ये उन्हें नहीं पता। ये सुनकर शाओ की तो होश ही उड़ जाते हैं। ऊपर से शुकाई उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी, इसलिए शियान अब शुकाई के पुराने घर पर जाता है, लेकिन वो वहाँ से भी अपनी पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुकी थी और शियान भिकार में घर का दरवाज़ा नॉक किए जा रहा था। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो शुकाई को कॉल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शुकाई ने घर कब का छोड़ दिया है और अब वो अपने न्यू एड्रेस उसे नहीं बताने वाली, ना ही जियाओ के नए स्कूल का नाम उसे बताने वाली है। अगर जियाओ से उसे मिलना है तो उसकी डिमांड उसको पूरी करनी होगी। ये सुनकर शियान समझ जाते हैं कि अब जियाओ को ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला। शुकाई ने उसे बहुत ही अच्छे से छुपा कर रखा है। वहीं जियाओ उसे स्कैमर हाओ के साथ मैसेज पर बात कर रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने डिवोर्स की बात भी उसे बोल दी थी। तो हाओ उसे लॉटरी खरीदने को और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके हिसाब से जब प्यार में फेल हो जाए तो पैसे में सक्सेस मिलती है। जिसके बाद हान जियाओ को कुछ पैसे भेजता है। इस दौरान उनकी ये सारी बातें जियाओ की मॉम देख लेती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि हान एक स्कैमर है। भले ही जियाओ उनकी बात पर यकीन ना करे, पर हाओ को स्कैमर साबित करने के लिए उसकी मॉम उसके भेजे हुए पैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, जो देखकर दूसरी तरफ हाओ के साथ साथ बाकी स्कैमर्स को यही लगता है कि जियाओ लालची है, इसलिए वो जियाओ को इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है और उसे प्रॉमिस करता है कि उसके पैसे थोड़े टाइम में ही डबल हो जाएंगे। ये सुनकर तो मॉम अब यहाँ पर कंफर्म हो गई थी कि ये पर्सन कोई स्कैमर है। सिर्फ जियाओ को साबित करने के लिए वो उसे 5000 युआन भेज देती हैं ताकि उसे उसकी सच्चाई पता चल सके। वहीं जियाओ से 5000 युआन मिलते ही सभी स्कैमर्स डांस करने लग जाते हैं। उन्हें लगा कि वो अब जियाओ को किसी बड़े स्कैम में फंसा सकते हैं, पर उन्हें क्या ही पता था कि इस टाइम फ़ोन पर जियाओ नहीं बल्कि उसकी माँ का कंट्रोल है। इधर शुकाई और चेंग अपने एग्रीमेंट के रूल्स को डिस्कस कर रहे थे कि उनकी फैमिली की कोई भी एनिवर्सरी हो तो दोनों एक वीक पहले एक दूसरे को बता देंगे और एक साथ उसे सेलिब्रेट करेंगे। एक दूसरे के बच्चे की लाइफ में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन्हें अपने हिसाब से जीने देंगे। उनके बीच कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो बिना झगड़े के बात को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कई सारे रूल्स दोनों बनाते हैं। इस दौरान शुकाई चेंग से बोलती है कि वो कभी भी उसकी पहली वाइफ की जगह लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि जीना उसके लिए उसका पहला प्यार है, उसके बच्चों की माँ है। वो जीना को लेकर कभी भी जेलस नहीं रहेगी। उल्टा अगली बार से वो चेंग के साथ जीना की ग्रेव को भी विजिट करने के लिए जाएगी। शुकाई की ये बात सुनकर चेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे यकीन हो चुका था कि उसने शुकाई को अपना लाइफ पार्टनर चुनकर बहुत ही अच्छा किया है। ये लोग यहाँ पर ये भी डिसाइड करते हैं कि जब तक बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करते
तब तक उन्हें एक साथ खेलने के लिए वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। इस तरह वो लोग एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए और खेलने के लिए तड़पेंगे और एंड में जाकर उन्हें अपने बीच झगड़ा खत्म करना होगा। वहीं शियान अब भी हिम्मत नहीं हारता। इस बार जियाओ का पता लगाने के लिए वो दामी से मिलने उसके स्कूल जाता है और उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए कुछ पैसे भी देता है। पर दामी समझ चुकी थी कि जियाओ से मिलने के लिए उसके फादर उसे झूठा प्यार दिखा रहे हैं और ऊपर से उसे अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो अपने नए घर का और स्कूल का एड्रेस शियान को नहीं बताएगी। इसलिए वो पैसे शियान को लौटाकर फिर से क्लास में चली जाती हैं। अब शियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पता नहीं वो जियाओ को लान से मिलवाने कैसे ले जाएगा। इधर योयो के पेरेंट्स हान से मिलने के लिए सिमेट्री पहुंच चुके थे। उस टाइम पर हान एक जगह बैठकर बांसुरी बजा रहा था और माओ उसके पास बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। योयो के पेरेंट्स थक कर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। जैन को तो वहाँ के नेचर का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उन्हें लगा कि योयो यहाँ ऐसे नेचर के माहौल में काम करना चाहती होगी, लेकिन मॉम के मुताबिक यहाँ का माहौल कितना भी शांत हो वो योयो को यहाँ पर काम नहीं करने देंगी। दोनों इसी बार में बात कर रहे थे, तभी दोनों को रियलाइज़ होता है कि अब उन्हें फ्लूट की आवाज़ नहीं आ रही थी और हान का डॉग भी भौंके जा रहा था। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए दोनों उसी तरफ जाते हैं जहाँ से कुछ देर पहले आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर उन्हें हान बेहोश मिलता है, इसी वजह से माओ हेल्प के लिए भौंके जा रहा था। दोनों तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और हान को हॉस्पिटल भेज देते हैं। वैसे आए तो दोनों योयो को जॉब से निकलवाने की बात करने के लिए थे, पर यहाँ पर तो हान की लाइफ ही खतरे में दिख रही थी। वहीं योयो के पेरेंट्स घर पर नहीं थे, इसीलिए उसने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था ताकि और लंबे टाइम तक भूखा रहने का नाटक कर सके और रूम में छुप छुप कर खा सके। जिसके बाद वो रूम में यहाँ वहाँ सारा खाना छुपा देती हैं और हान को मैसेज करके गेम खेलने के लिए बुलाती हैं। अब तक योयो को हान के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तभी कुछ देर बाद योयो को पब्लिक सेमेट्री एजेंसी से कॉल आता है जो कि उसे हान के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में बोलते हैं। इस टाइम पर सेमेट्री संभालने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अगर योयो जॉब पर वापस नहीं आएगी तो किसी पर्सन को सेमेट्री संभालने के लिए भेज दिया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर योयो तुरंत ही अपना फैसला लेती हैं और सिमेट्री जाने के लिए निकल जाती हैं। अगर उसके मास्टर हान सिमेट्री में मौजूद नहीं है तो सिमेट्री के साथ साथ माओ को संभालना भी उसी की जिम्मेदारी है। इसके लिए उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए एक नोट छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि दामी को स्कूल से लेने के लिए आती हैं। तब दामी उन्हें बता देती हैं कि शियान उनके घर का एड्रेस और जियाओ का न्यू एड्रेस पूछ रहा था, लेकिन दामी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर लिली बहुत खुश थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनके घर का एड्रेस पता लगाने के लिए शियान उनका पीछा कर रहा है। लेकिन इसी दौरान शियान को वहाँ का कॉल आ जाता है। वो उसको जियाओ के साथ उसके डिवोर्स के बारे में बोलते हैं। तभी शियान की नज़रों से लिली और दामी खो जाते हैं। अब उसे फिर अगले दिन उनका पीछा करना होगा ताकि वो जियाओ के बारे में पता लगा सके। दूसरी तरफ योयो के पेरेंट्स जब घर पर आते हैं तो उन्हें योयो का नोट मिलता है जहां उसने फिर से सेमेट्री की जॉब ज्वाइन करने के बारे में लिखा हुआ था। पर अब दोनों उसे नहीं रोकते क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि हान और योयो के बिना सेमेट्री संभालने वाला कोई भी नहीं है। हान की हालत तो इस टाइम काफ़ी क्रिटिकल है, उसकी बॉडी तो उस टाइम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। पता नहीं वो ठीक भी होगा या फिर नहीं, और उसके डॉग को भी संभालने के लिए कोई तो चाहिए। इसीलिए दोनों कुछ दिनों के लिए योयो को वहीं सिमेट्री की जॉब में रहने का डिसाइड करते हैं। इधर योयो सिमेट्री वापस आ गई थी। उस टाइम माओ गेट के पास रुककर हान का वेट कर रहा था। योयो को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, पर उसे अपने मालिक की भी फिक्र हो रही थी। योयो उसकी बेचैनी समझकर उसे समझाती हैं कि अब वो आ गई हैं तो हान भी वापस आ ही जाएंगे और माओ कभी भी अकेला नहीं रहेगा। योयो की ये बात सुनकर माओ हान से फिर से मिलने की उम्मीद लेकर अंदर चला जाता है। वहीं चेंग और शुकाई के बच्चे उनसे एक दूसरे के बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग कितना भी झगड़ा करे, पर अंदर ही अंदर उन्हें दोस्ती तो करनी ही थी। पर शुकाई और चेंग उन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए बोलते हैं अगर उन्हें एक दूसरे की कंपनी पसंद ना हो। पर उनकी तो ये सारी प्लानिंग थी बच्चों को करीब लाने की। साथ ही जब से उनके घर आसपास हुए हैं दोनों बालकनी से एक दूसरे के लिए खाना और छोटे मोटे ज़रूरी सामान गिफ्ट भेजते हैं। अगले दिन अब वांग याओ को लेकर हॉस्पिटल जाने वाले थे। आज याओ को डिस्चार्ज के साथ साथ डिवोर्स भी फाइल करना है। याओ को तो शक था कि इतनी आसानी से जाओ का डिवोर्स होगा भी कि नहीं, और क्या शान ने उसे इतनी आसानी से जाने देगा। वांग के मुताबिक शान ने जिस तरीके से उसके साथ हरकत की है उस वजह से उसका मिसकैरेज हुआ और उसकी जान तक जाने वाली थी। अब इस मामले में अगर शान डिवोर्स नहीं देगा तो उल्टा वो जेल में फंस जाएगा, और ऊपर से दोनों एक साथ कोई प्रॉपर्टी भी शेयर नहीं करते। शान के पास जितने भी पैसे हैं वो उसकी माँ के ट्रीटमेंट में खर्च हो रहे हैं, तो इस मामले में तो डिवोर्स जल्दी हो जाएगा। वहीं जियाओ की मॉम अब भी हाओ को स्कैमर साबित करने में लगी हुई थी।
अब जब हाँ उन्हें 5,000 युआन के इन्वेस्टमेंट के बदले 10,000 युआन देता है तो उन्हें फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, तो मॉम उन्हें वही 10,000 युआन देकर ब्लॉक कर देती है। इस चीज़ से जाओ गुस्सा हो जाती है, लेकिन मॉम उसे समझाती है कि वो सिर्फ एक स्कैमर था, थोड़े से पैसे उसे देकर वो उसमें लालच जगा रहा था और उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर और पैसे निकलवा कर भाग जाता। अब जैसे ही बाकी स्कैमर्स देखते हैं कि 10,000 युआन देकर जाओ ने तो उन्हें ब्लॉक कर दिया, तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। कहाँ वो लोग उससे बड़ा पैसा लेकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम करने का सोच रहे थे, पर यहाँ तो जाओ ने उनके पैसे रखकर उन्हें ही स्कैम कर दिया था। पर उन्हें क्या पता था कि इस सब के पीछे जाओ नहीं बल्कि उसकी मॉम का हाथ है, क्योंकि वो लोग उन्हें कभी भी स्कैम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ जाओ अपनी फैमिली के साथ और शियान अकेले कोर्ट में डिवोर्स फाइल करने के लिए जाते हैं। इस दौरान शियान आखिरी बार जाओ को फ्लावर्स गिफ्ट करता है और जाओ भी बिना कोई गिल्ट के उसके फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती है। कोर्ट उनको अब 30 डेज के बाद फिर से आने के लिए कहते हैं। 30 डेज के बाद अगर उन्हें साथ में नहीं रहना है तो उनका डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। जाते जाते शियान अब जाओ से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं, जिस पर वो उसे माफ़ कर देती हैं, क्योंकि अब उसके दिल में उसके लिए ज़रा भी प्यार नहीं था, ना ही वो नफरत के नाम पर उसे याद करना चाहती थी। वो उसके साथ नॉर्मली बिहेव करती है। यहाँ पर शियान एक आखिरी बार उनके अलग होने के नाम पर जाओ को उसका डांस करके दिखाने के लिए बोलता है, जिसके लिए जाओ भी मान जाती है। दोनों फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर जाओ उसके लिए वही डांस करती है जो पहले उसके लिए किया करती थी। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल होता है। अगले दिन चैंग और शुकाई अपनी वही डेली लाइफ कंटिन्यू कर रहे होते हैं। दोनों उठते हैं, अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करते हैं और खुद भी अपने काम के लिए तैयार होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब शुकाई बैल्कनी से चैंग और उसकी बेटियों के लिए ब्रेकफास्ट भेजती हैं और हर दिन स्कूल जाते टाइम घर से निकलते ही उनके बच्चों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती हैं। दोनों किस तरीके से अपने बच्चों को कार में बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं। दोनों ही लोग अपनी इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जब शुकाई दामी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती हैं तो उसे स्कूल के बाहर शियान मिलता है, जो उसे ज़्याओ को लेकर कुछ बातें करना चाहता था। लीली उसे इग्नोर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन शुकाई के मुताबिक वो उसकी बच्चों का बाप है और वो फिर कभी भी ज़्याओ को परेशान ना करे, उसकी परमिशन के बिना उसे ले जाने की कोशिश ना करे। इन सब के लिए कोई फैसला करना तो ज़रूरी है, इसलिए वो शियान के साथ एक रेस्टोरेंट में बात करने जाती है, जहाँ पर शियान अपनी बात मनवाने के लिए शुकाई की पसंद का खाना ऑर्डर करता है। लेकिन शुकाई को इस टाइम ज़ियाओ को लेकर अपनी डिमांड के बारे में बात करनी थी। उनके बीच प्यार तो सालों पहले ख़त्म हो चुका था, तो वो अब कोई दोस्ती या फिर प्यार वाली फीलिंग वो शियान के लिए नहीं रखना चाहती। उसे वो टाइम अब भी याद है जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। उस टाइम शियान ने ज़रा भी उसकी केयर नहीं की थी, उल्टा उसका अफेयर जाओ के साथ चल रहा था और इन सब में शियान की मॉम ने उसका पूरा साथ दिया था। साथ ही जब दामी पैदा हुई थी तब लान और शियान उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें ग्रैंडसन चाहिए था। तब भी शुकाई ने सब कुछ अकेले संभाला था। ये सुनकर शियान समझ जाते हैं कि शुकाई के साथ अब प्यार वाली चाल काम नहीं करेगी, इसलिए वो उसके डिमांड के हिसाब से उसे अपने अपार्टमेंट के पेपर्स दे देता है। अब उसका जियाओ के साथ डिवोर्स हो चुका है, तो वहाँ पर किसके साथ रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि वो अपार्टमेंट एलिमनी के तौर पर शुकाई के नाम कर दे और इसके बदले जियाओ को उसकी दादी लान से मिलने के लिए भेज दिया करे। ये सुनकर शुकाई काफ़ी खुश थी और वो शियान का ऑर्डर किया हुआ खाना खुशी से खाने लगती है। वहीं चैंग जब इतने दिनों बाद ऑफिस जाता है तो उसके टीममेट्स उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। कम से कम अब उन्हें आगे क्या करना है इसके लिए चैंग गाइड तो कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि चैंग की टीम का मेंबर टियान कंपनी ओनर के बेटे मिस्टर ली को चैंग के ऑफिस आने के बारे में खबर दे रहा था। साथ ही वो चैंग से पहले एक बड़ी डील साइन करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि टियान अपनी जॉब बचाने के लिए चैंग की साइड छोड़कर मिस्टर ली की साइड हो चुका था। दूसरी तरफ हाव और बाकी स्कैमर्स 10,000 युआन के नुकसान को लेकर परेशान थे। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था कि वो किस तरीके से जाओ से अपने पैसे निकलवाएंगे। तब उनका लीडर उन लोगों को जाओ के हस्बैंड शियान का नंबर देता है, मतलब कि अगर जाओ से नहीं तो वो लोग वो पैसे शियान से निकलवा कर ही रहेंगे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड यूप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।